आज से कुछ दिनों तक हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं भारत के अपने दर्शन से, यानी एकात्म मानव दर्शन से। भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों का कुल जोड़ है एकात्म मानव दर्शन। वो सनातन भारत का आईना है, उसकी विशिष्टताओं का, उसके अध्यात्म का, उसकी कर्मशीलता का, प्रकृति से उसकी एकात्मता का, भारत के अर्थशास्त्र का, उसके समाज शास्त्र का, उसकी विविधता को एक रूपता में पिरोने वाला सूत्र है एकात्म मानव दर्शन। पिछले दिनों अखबारों में एक खबर छपी। चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन। इनमें से 255 पीएचडी, 2 लाख से ऊपर बीटेक, लाखों पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट वगैरह वगैरह। एक दूसरी खबर पर नजर डालिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में इतिहास में दाखिले के लिए कट ऑफ अंक 100%। एक अन्य खबर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर केरल में है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि केरल देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। अब ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमी है या फिर उस व्यवस्था की जो अंग्रेजों ने हम पर थोप दी थी? ये सिस्टम ये नहीं है कि अच्छा नहीं चल रहा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। कि अगर हमको गुलाम बनाना है, हमारे सोच को एक ढांचा में फिट करना है, तो ये बहुत अच्छा ये चीज़ कर रहा है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए कि स्किल तो दे ही, लेकिन साथ साथ जीवन जीने की शैली भी बताए। इसमें मुझे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी एक चुनौती नज़र आती है। आज हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग, एमबीए इस प्रकार के ग्रेजुएट छात्र भी नौकरी के लिए रास्ते पर भटक रहे हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था से मैं कहता हूँ कि दो ही बात होती है, एक तो नौकर पैदा हो रहे हैं या दूसरा बेकार हो रहा है। एक वो जमाना था जब भारत विश्व गुरु माना जाता था। हमारे पास थे पौराणिक काल के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, 5वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, अर्थशास्त्री व राजनीति शास्त्री चाणक्य, और अभी पिछली शताब्दी तक गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक सीवी रमन तथा जगदीश चंद्र बोस। अब इन्फोसिस के नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि शिक्षा के हमारे आज के बेंचमार्क आईआईटीज का स्तर बुरी तरह गिर गया है और अब तो वो सिर्फ इंजीनियर बनाने वाली फैक्ट्रियां बनकर रह गई हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन न जीवन की उसको कोई दिशा है, न जीवन में क्या प्राप्त करना है उसकी कोई जानकारी उनको है, न अपने स्वयं के परिवार के जीवन चला सके इतनी क्षमता उसमें निर्माण हो रही है। करिकुलम जो हमारा कहलाता है, जो सीबीएसई का है, वो सिर्फ पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था सचमुच चिंता का विषय बनकर रह गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ऐसा अवसर तो नहीं मिला कि वो भारतीय जनसंघ के जरिए सरकार चलाएं, लेकिन जब 1967 में संविध सरकारों में जनसंघ एक घटक के रूप में शामिल हुआ तो उन्होंने जिस मंत्रालय की पसंद बताई उसने सबको चौंका दिया। दीनदयाल जी ने अपनी पार्टी के लिए मांगा शिक्षा मंत्रालय। दीनदयाल जी जिस भावना के साथ उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, वो भावना ये थी कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे। और आज स्कूली शिक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जो स्कूली शिक्षा क्षेत्र के बाहर बच्चे हैं, लगभग देश भर में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल माने जाते हैं। अगर हम एक विशेष कार्यक्रम करते हैं जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक टारगेट रखे, एजुकेशन फॉर लिविंग इन लाइफ, तो शिक्षा से व्यक्ति को
एक जीवन जीने की दृष्टि भी मिलनी चाहिए और उसको स्वयं को, अपने परिवार को निर्वाह करते हुए समाज को भी दे सके, इतनी क्षमता भी उसमें निर्माण होनी चाहिए। भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने और उसे आत्मसात करने का उपकरण थी, परंपराओं को समृद्ध करने व उन्हें समय के साथ प्रासंगिक बनाने का। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बताते थे कि किस तरह उनके मछुआरों के बच्चे साथियों की कहानियों ने उनके मन में प्रकृति के कामकाज, तौर तरीके और भीतर झांकने की ललक पैदा की और इसी जिज्ञासा ने उन्हें इस स्थान पर पहुंचा दिया। हमने संधि के माध्यम से IITs के ही साइंटिस्ट के सौजन्य से हमारी पुरानी जो साइंटिफिक एक दृष्टिकोण थी, फॉर्मुलेशंस थे, इनको मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। गैंजेटिक प्लेन का शिफ्ट होना, उसका आसपास की जनसंख्या पर प्रभाव, क्लाइमेटिक चेंज, या फिर काशी का जो आर्किटेक्चरल वंडर है उसे साइंस की दृष्टि से देखना, ये सारे कार्य हम संधि के माध्यम से करते हैं। सचमुच बच्चा अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों वगैरह से जो सीख पाता है वो उसके मन में घर कर जाता है। कितनी ही पीढ़ियां दादी नानी की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुईं और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला गई थी। लेकिन कहानियों के माध्यम से शिक्षा का स्थान अब टेलीविजन ने ले लिया है। न्यूक्लियर फैमिलीज के इस युग में यूं भी नानी दादी अब कहां मिलती हैं बच्चों को। जिस घर में दादी दादा नाना नानी ना भी हो, तो क्या समाज के बड़े उस घर के बच्चों को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कोई राह दिखा सकते हैं? क्योंकि बदलाव की अपेक्षा राष्ट्र में चरित्र की दृष्टि से सिर्फ सरकार से करना ठीक नहीं। पिछली 2 शताब्दियों में हम मानसिक रूप से इतने गुलाम हो गए कि शिक्षा और एजुकेशन में भेद नहीं कर पाए। शिक्षा को सिर्फ एजुकेशन का अंग्रेजी अनुवाद मान लिया। शिक्षा में संस्कार का तत्व जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता था वो गौण हो गया। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमको एक तो ये बार बार हमको महसूस कराते हैं कि हम कमज़ोर है, हम गरीब है, हमारे देश में कुछ नहीं है, और जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे यहाँ तो हम तो बिल्कुल बंदर से खराब हमारी स्थिति थी। और जो शिक्षा है सिस्टम, वो कोई भी अच्छा शिक्षा होएगा तो वो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास क्या रिचनेस है। अपने शिक्षण संस्थान वैसे तो धर्म की सत्ता स्थापित करने की बात कहते हैं, किसी मजहबी सत्ता की नहीं, परंतु संस्कार युक्त शिक्षा की, जीवन लक्ष्य शिक्षा की, लेकिन व्यवहार में उसे उतार नहीं पाते। जब जब शिक्षा के माध्यम से समाज में संस्कार पैदा करने की बात की जाती है, पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को शामिल करने की बात की जाती है, उसे एक राजनैतिक रंग दे दिया जाता है। चाहे उनकी राजनीतिक नीति या रणनीति कोई भी रही हो, लेकिन एकजुट है देश का पॉलिटी इस बात पर कि एथिकल एजुकेशन भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आज शिक्षा में संस्कार, नैतिक मूल्यों, चरित्र निर्माण की बात बिल्कुल गायब हो गई है। हम लोग को इस नीति पूर्ण व्यवसाय करना है। बड़े होके ये सारे छोटे छोटे अपने बिजनेस करेंगे, क्योंकि नौकरी की लक्ष्य हम लोग पढ़ाई नहीं देते हैं कि उनको भविष्य में जाके कहीं जॉब करना है। तो बिजनेस करने के लिए उन्हें क्या प्रामाणिकता चाहिए, नैतिकता चाहिए। मैंने आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिलावट आ रही है हर चीज़ में, लेकिन मिलावट के बिना ही अपने को शुद्ध अनाज कैसे लोगों को प्राप्त कराएं उसकी कोशिश कर रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है। उसकी सार्थकता पर तो पहले ही प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, अब तो उसकी सफलता भी संदेह के घेरे में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्यांकन में हमारे सबसे होनहार छात्र 73 देशों में से 72वें स्थान पर रहे। इसके विपरीत गुरुकुल व्यवस्था में से निकले छात्र भले ही आज की परिभाषा में स्मार्ट न हों, लेकिन ज्ञान से सराबोर हैं। परंतु सवाल यह उठ सकता है कि क्या गुरुकुल से पढ़ा विद्यार्थी आज की दुनिया में कुछ योगदान कर सकता है? हम लोग ऐसा कहते हैं हम श्रेष्ठ मानव बना रहे हैं, और हमारे यहाँ विद्या जो है वो व्यावसायिक विद्या कभी नहीं थी।
भारत में कभी भी व्यवसाय विद्या नहीं थी। ये तो मैकोले के आने के बाद ये पूरी प्रथा तभी से चेंज हुई है। बाकी मनुष्य जो है वो ज्ञान लेता है, और ज्ञान लेता है, उसमें इतनी बुद्धि आती है तो वो उसके सामर्थ्य से हर चीज खड़ा कर सकता है। आज धीरू भाई का एग्जाम्पल लीजिए, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दी थी। इन दिनों हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। सिमट गई है दुनिया। ऐसे में हमारे नागरिक पिछड़ न जाएं, क्या हम ये दावा कर सकते हैं? अमेरिका की मशहूर MIT के छात्रों ने एक किताब छापी कि उनके संस्थान ने दुनिया को क्या 101 अभिनव विचार दिए। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि पिछले 100 वर्षों में हमने दुनिया को एक भी अकादमिक उपलब्धि दी? मैकॉले के प्रभाव में हम अपने विचारों से इतना भटक गए कि हम अपने संस्थानों में उत्कृष्टता पैदा नहीं कर पाए। क्या हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से लड़ने की क्षमता रह गई है? हमें तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद दुनिया को जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। कि जो दुनिया आज शोषण की तरफ जा रही है, संस्कृति का जो शोषण हो रहा है, आज दुनिया जो जी रही है ऐसी 12 पृथ्वी कम पड़ेगी। जो अमेरिका जो लाइफस्टाइल जी रहा है, यदि दुनिया वो लाइफस्टाइल जीने जाएगी तो 12 पृथ्वी कम पड़ेगी, तो फिर तो विनाश ही है। तो भारत इस विकल्प को भारत बहुत अच्छी तरह से दे सकता है, और दुनिया आज उस विकल्प पे भारत के ऊपर बहुत आशा है, और हमको उसको बीज रिक्शा के रूप में हम ये गुरुकुल की स्थापना की गई है। हाल ही में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपना एक अनुभव बताया कि शांति निकेतन में उनके शिक्षक ने एक विद्यार्थी के बारे में कहा कि फला छात्रा के विचार बहुत मौलिक हैं, हालांकि उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। कितनी अद्भुत कल्पना है शिक्षा की। हमारे देश के बच्चों को हमारे अपने शास्त्र, अपना साहित्य आदि पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इससे वो न सिर्फ अपने संदर्भों को समझ नहीं पाता, बल्कि देशज ज्ञान के प्रति भी उसका लगाव पैदा नहीं हो पाता। मार्क ट्वेन ने कहा था, ओरिजिनलिटी इज द मार्क ऑफ जीनियस। जो ओरिजिनल है वो अपने आप में जीनियस है। सो हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में ये सिखाते हैं कि बी ओरिजिनल। जो आपका कल्चर है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, दी बेस्ट है, आप इम्बाइब करें एंड ट्राई टू लिव विद दैट। हमारी शिक्षा की एक अपूर्णता है। उस अपूर्णता का स्वामी विवेकानंद भी बार बार जिक्र करते हैं। जब वो कहते हैं मैं मैन मेकिंग एजुकेशन का समर्थक हूँ, तो वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा मिल रही है, ये व्यक्ति को हो सकता है कि कुछ विषयों का ज्ञान दे दे, तर्क निपुण बना दे, लेकिन क्या वो उसको एक अच्छा इंसान भी बनाती है? शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था सिर्फ क्लर्क, डॉक्टर, पुलिसमैन, मजिस्ट्रेट आदि बनाने के लिए पर्याप्त है। वो किसान, तेली या कुम्हार तक नहीं पहुंच पाई है। अगर हमें सचमुच कोई भारतीय व्यवस्था चाहिए तो वो हमें आसपास के परिवेश में से ही ढूंढनी होगी। हमें अपना विज्ञान अपनी दिनचर्या में से ही ढूंढना होगा। हमारे गुरुकुल बच्चों के सर्वांगीण विकास के अद्भुत मॉडल थे। अध्ययन मन लगाकर, गुरु के साथ एकात्म होकर, व्यायाम पूर्ण अनुशासन के साथ, निपुणता के साथ, ललित कला स्वयं के आनंद के लिए तथा समाज में उत्सव का माहौल बना रहे। सहजीवन, साथ बैठकर भोजन करना, आपस में बांटने की आदत बनाना। युद्ध की कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। हम इन बच्चों को एक एक विद्या में पारंगत बनाएंगे, एक एक कला में इनको पारंगत बनाएंगे। इनको आएगा सब, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। हमारे गुरुकुल का मुख्य जो बेस है वो अध्यात्म है, और हमारी संस्कृति वो त्याग में संस्कृति थी, हमारी भोग की संस्कृति नहीं थी। कि गुरुकुल के पीछे का जो चिंतन है वो आज भी आवश्यक है और आज भी उपयोगी है, लेकिन उसी प्रकार की जंगल में जाकर, गांव से बाहर, देश समाज से बाहर जाकर कहीं शिक्षा की बात, ये आज शायद संभव नहीं होगी। कुछ मात्रा में तो हो सकता है। गणित व कई अन्य विषयों को हमने इतना बोझिल बना दिया कि बच्चे उससे छिटकने लग गए। गीत,
कहानियों, कविताओं आदि के माध्यम से पढ़ने पढ़ाने की परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना बोलो क्या? ये गीत आज के बच्चों को संभवतः समझ भी नहीं आएगा, लेकिन गीत व पहेली के माध्यम से विषय को इंटरैक्टिव, रोचक व सामूहिक बनाना कितना खूबसूरत और प्रभावशाली माध्यम था। आज ये कितना संभव रह गया है। हम लोगों ने एक लोकोत्सव शुरू किया है, सांझी जिसका नाम है, जहाँ बिल्कुल नॉन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से हमारे देश के लोक कथाएं, लोकगीत, लोक कलाएं को सीखते हैं। जैसे कि पिछले साल 1022 किताबें हमने सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के माध्यम से हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में राष्ट्र को समर्पित की। तो अगर कोई भी बालक अपनी प्रादेशिक भाषा में कोई कहानी पढ़ना चाहे तो वो आज भारत सरकार ने बच्चों के मध्य में उपलब्ध कराई है। आज दुनिया में सबसे कठिन गणित विषय लगता है बच्चों को, भारत में नहीं दुनिया में। तो जो हमने एक वैदिक गणित करके प्रयोग किए हैं, तो वो बच्चे के मन से गणित का डर निकाल देता है और बच्चे आनंद करते पढ़ते पढ़ते। हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है उसे टुकड़ों में देखना। जैसे हमने सही शिक्षा के अभाव में समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ किया है। शिक्षा के विषय में गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों का जोर था संस्कारवान व क्षमतावान नागरिक तैयार करने पर। शिक्षा का उद्देश्य जो दोनों ने बताया है, मनुष्य आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार का जीवन मैं चला सकता हूं, ऐसा उसका विश्वास और उसकी क्षमता बने। दूसरी बात है वो एक अच्छा मनुष्य बने। संस्कार ये शिक्षा का ही स्वरूप है, संस्कार भी शिक्षा ही है। और तीसरा, वो अच्छा मनुष्य होने के नाते विश्व में अच्छी बातों को बढ़ावा देकर विश्व में योगदान करने वाला बने। बुनियादी शिक्षा जो है वो बुनियादी शिक्षा व्यक्ति को व्यक्ति बनाने वाली होनी चाहिए, केवल जानकारी से समृद्ध करने वाली न हो, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली हो। बचपन से ही पारिवारिक व कौशल विकास हमारी धरोहर हो सकती है। दीनदयाल जी कहा करते थे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य रोजगार देना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए एक अच्छा मानव बनाना। अगर कोई छात्र अच्छा नागरिक बन गया तो रोजगार तो उसे स्वयं ही मिल जाएगा, लेकिन जब समाज में अवसरों की कमी हो जाए तब ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल सा बन गया है। तो जब तक अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी लोगों को, मुझे फर्क दिखता नहीं दिखता। परिवार में वो 14-15 साल का होता था तो वो पूरी विद्या सीख लेता था, और आज क्या हो रहा है, वो 20 साल पढ़ने के बाद उसको कोई हुनर नहीं आता है, कोई कला नहीं आती है। उसके बाद उसको नौकरी क्या करनी, तो वो क्लर्क के सिवाय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर हम स्किलफुल एजुकेशन दें तो बच्चे का जो टाइम पीरियड करिकुलम को सीखने में लगा है, उसके पैरेलल अगर बच्चा स्किल सीख पाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वंडरफुल। तो जो फिर सिस्टम की हम बात करते हैं, वो सिस्टम डिग्री सेंट्रिक ना होकर के वो जॉब सेंट्रिक होगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए अपने छात्रों को पहले राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए तैयार करना। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्राथमिकता से भटक गई है। हम ऐसी पीढ़ी तो शायद तैयार कर रहे हैं जो सिलिकॉन वैली को नौकर दे सके, लेकिन क्या वो पीढ़ी अपने गांवों की समस्याओं से निपटने में सक्षम है? आज हमारी शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, फिर भी जो हमारे बच्चे आज दुनिया में चारों ओर फैले हुए हैं। तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, और दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है। इसलिए दुनिया की चुनौती हमारे सामने कोई नहीं है, चुनौती अपनी हमारे सामने है। आज का जो पूरा एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन है,
वो आदमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, वैश्वीकरण के साथ जोड़ने में लगा हुआ, कि वो अच्छा उसमें वर्कर बन जाए और अच्छा कंज्यूमर बन जाए। शिक्षा का माध्यम क्या हो, ये विषय उन देशों में ही उत्पन्न हुआ जो दूसरे देशों के गुलाम रहे। मैकॉले को हम अपना आचार्य मानने लगे। इसमें से उत्पन्न हुआ भाषा का प्रश्न। बेशक वर्तमान में अंग्रेजी दुनिया से जोड़ने में हमें अग्रणी बना सकती है, लेकिन अपने ही देश में तो हम बुरी तरह पिछड़ गए ना। हम अपनी जड़ों से कट गए हैं, इसीलिए उत्कृष्टता के किसी मानदंड पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ये बात दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध की हुई है कि जब तक शिक्षा अपनी मातृभाषा में बच्चों को नहीं दी जाती है, तब तक बच्चों का सही विकास नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे बच्चे कम से कम 6 वर्ष अंग्रेजी के पीछे खर्च करते हैं, और वो 6 वर्ष अगर उसके विषय जिस फैकल्टी में हो गया है, इसके पीछे अगर उनका लग जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे। मेरी देश में मेरी भाषा का दर्जा दूसरा क्यों? और बिना मैं अपने देश के जाने, अपनी जड़ों को जाने, मैं पाश्चात्य संगीत को भी कैसे अप्रिशिएट कर सकती हूँ? हमारे सामने एक दुविधा है कि पहले हम अपने देश को समझें या हम सीधे ही ग्लोबल सिटीजन बन जाएं। अगर हमें अपने देश को समझना है तो संस्कृत के नाम से नाक भौं क्यों सिकोड़ लेते हैं? हो सकता है कि संस्कृत के बारे में कुछ दावे बढ़ा चढ़ा कर किए जाते हो, लेकिन यह तो तथ्य है कि हमारा सारा ज्ञान भंडार, संपूर्ण प्राचीन साहित्य संस्कृत में ही है। हमारा भारतीय ज्ञान, प्राचीन ज्ञान जो है तो वो सारा संस्कृत में है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। तो आज के जो विज्ञान के छात्र हैं उनको संस्कृत मालूम नहीं है, आज के संस्कृत के छात्र हैं उसको विज्ञान मालूम नहीं है। इसलिए हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत जिस प्रकार की प्रगति करनी चाहिए उस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। फिर अभी पूरी व्यवस्था पाठ्यक्रम केंद्रित है। बच्चा उसकी तकनीकियों में ही उलझ कर रह जाता है। पाठ्यक्रम की आत्मा से वो एकात्म हो ही नहीं पाता। पूरी व्यवस्था को विद्यार्थी केंद्रित करना होगा। किसी विषय विशेष में उसकी रुचि, अरुचि, प्रवीणता आदि का ख्याल रखना होगा। ये सब बातें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल की जा सकती हैं। सिस्टम अभी भी जो है वो करिकुलम सेंट्रिक है। इट हैज टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक। नाउ व्हेन आई से स्टूडेंट सेंट्रिक, इट मीन्स ईदर देन द बैग व्हाट अ चाइल्ड इज कैरिंग बैक होम। बच्चा जो है वो बुक्स के अलावा घर और वापस क्या लेके जा रहा है? इज इज ओनली कैरिंग क्वेश्चन आंसर्स और अ वर्कशीट, और ही इज कैरिंग द वैल्यूज और द कल्चर और द रूट्स विच कनेक्ट्स हिम विद द सोसाइटी एंड द पेरेंट्स। आज तक शिक्षा नीति जब निर्धारित होती थी तब कुछ अफसर अथवा कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही बैठकर ये निर्धारित करते थे कि पूरे देश में किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी अथवा शिक्षा के क्या मानक होंगे। हमने पहली बार 2,75,000 हमारे ग्रामीण अंचल में जो एजुकेशन काउंसिल्स हैं उनसे निवेदन किया कि आप बताएं कि आपके गांव के लिए आपका शिक्षा का प्लान क्या है। दूसरा विषय है शिक्षकों की अपनी शिक्षा। विभिन्न कारणों से देश भर में शिक्षकों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अगर बच्चे 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं तो इसे शिक्षकों की योग्यता का लक्षण नहीं कहा जा सकता, बल्कि बच्चे मशीन की तरह याद करके प्राप्त सूचना को मशीन की ही तरह उगल रहे हैं। ज्ञान कहाँ है? हमारे देश में जो असली गुरु और हर गांव में मिलेंगे, उनको वापस हमको उस पद को उनको देना पड़ेगा शिक्षा के नाम पे, और फिर उनको जगह देंगे तो जोड़ेंगे युवा लोग उनके साथ, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो म्यूचुअलिटी का है प्रिंसिपल कि गुरु और शिष्य को दोनों को स्वीकार करना पड़ता कि मैं आपको गुरु मान रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे गुरु बनो, और गुरु को स्वीकार करना कि हाँ मैं लेऊंगा आपको एक विद्यार्थी के रूप में। शिक्षा के अधिकार की बात से किसी की असहमति नहीं थी। बाकायदा संसद में कानून पास करके देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। लेकिन शिक्षा कैसी हो, कौन सी हो, इस पर ध्यान कम ही गया।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा मैन मेकिंग का माध्यम हो, तो क्या वो समाज निर्माण का, मानव के निर्माण का माध्यम बन पाई? ये एक लिमिटेड काम हुआ है, इसका समग्र शिक्षा से संबंध नहीं है मेरी दृष्टि से। 14 साल के बच्चों तक को शिक्षा प्राप्त हो, इतनी बात इसमें है। वो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो, कैसी शिक्षा हो, इसका कोई उसमें बहुत महत्व नहीं है। शिक्षा का अधिकार देना अपने में बहुत जरूरी है, ये अच्छा कदम है, लेकिन संस्कार इससे आ जाएंगे ये मुश्किल है। लेकिन हम अपने अतीत में ही नहीं रह सकते, हमें वर्तमान के साथ कदम ताल करनी होगी ताकि हम भविष्य के लिए एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर सकें। हाँ, पिछले 100-150 वर्षों की गलतियों को दोहराए बिना। उसके लिए आसान उपाय है, पाठ्यक्रम हमारा, उपकरण उनके। कंप्यूटर से कोई परहेज नहीं, पर उससे हमें काम क्या लेना है, ये निर्णय हम स्वयं करेंगे। हम through our education system we try to enable them to choose the right part of it. हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, नॉलेज के एक्सपेंशन के लिए और उसकी इन्फिनिटी को समझाने के लिए यूज करते हैं। हम ये भी समझाते हैं कि आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इस जीवन में तमाम प्रतिस्पर्धाओं के बीच वो पहले प्रवेश पाने के लिए और फिर न जाने कितने तरह के दबावों में पढ़ने के लिए मजबूर है, उसे इस दुष्चक्र से एकात्म चिंतन ही बाहर निकाल सकता है, जहां किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि प्रतिस्पर्धा स्वयं से ही हो। दोस्तों, एक बात है जो हमें बहुत परेशान करती है। हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए, अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए।